नेचुरल जैसा क्लास लेते हो वैसे क्लास होगा। चलो बैठ बैठ जाओ। चलो ठीक है। तो आज हम लोग क्या है जी, बचा हुआ हम लोग का क्या बचा हुआ था, इन्फ्लेशन का, है ना। तो आप लोग को ये पता है बाबू कि जब हम इन्फ्लेशन को पढ़ रहे हैं, है ना, क्या पढ़ रहे हैं जी, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन अगर अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से हम देखें तो इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। क्या जी, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से। और आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से इसलिए भी जरूरी है क्योंकि किसी भी देश के अंदर मुद्रास्फीति का अत्यधिक होना उस देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से गड़बड़ दिखाता है, या उसके केंद्रीय बैंक के पूरी व्यवस्था को गड़बड़ दिखाता है। हमने तुमको बताया था कि कई सारे ऐसे देश हैं, है ना, कई सारे ऐसे देश थे जिन्होंने, जैसे उसमें एक नामीबिया भी एक ऐसे कंट्री थी, है ना, जो कि एक समय में उसकी आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब थी। आर्थिक व्यवस्था इसलिए खराब थी क्योंकि उन्होंने अपनी मुद्रास्फीति को नहीं समझ पाए। अब मुद्रास्फीति को नहीं समझ पाने की वजह से उसकी केंद्रीय बैंक व्यवस्था भी गड़बड़ थी, और वो केंद्रीय बैंक व्यवस्था गड़बड़ थी इसलिए मुद्रास्फीति पर सही समय पे कंट्रोल नहीं कर पाई। आज तुमको पता है कि भैया मुद्रास्फीति में क्या होता है कि हमेशा जो एग्रीगेट डिमांड होता है वो हमेशा ज्यादा होता है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। मतलब जो कुल मांग होती है वो हमेशा ज्यादा होती है कुल कुल सप्लाई या फिर कुल पूर्ति से, है ना, कुल पूर्ति से। बात समझ में आ रहा है? सप्लाई का मतलब क्या होता है, पूर्ति। तो देखिएगा कि हमने तुमको बताया था कि जब मुद्रास्फीति को हम पढ़ते हैं तो मुद्रास्फीति क्या होता है। सिंपल सी बात है कि मुद्रास्फीति क्या होता है। तो मुद्रास्फीति वो समय या वो वैल्यू होता है जहां पर हम देखते हैं कि जो हमारी मुद्रा होती है, ये जो हमारा मनी होता है या हमारा जो करेंसी होता है, उस करेंसी का वैल्यू, उस मनी का वैल्यू क्या होता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे हमने तुमको बताया था कि तुम बचपन से लेकर आज तक बहुत सारी चीजों का प्रयोग किए हो, आज भी किए हो। तुम जब 6-7 साल की थी, 8 साल 10 साल की थी, जब तुमको अच्छा खासा पैसा का पहचान हो गया था, गोड़ लगाई में जब चाहे किसी न किसी से पैसा ले लेती थी, है ना। हमारे घर में चाचा फूफा जब आते थे ना तो हम लोग ये नहीं देखते थे कि वो आए हैं तो अच्छा रिलेशन बनेगा, संबंध बनेगा, नहीं। हम लोग का मुद्दा एक ही होता था कि चाय पानी अच्छे से पिलाना है, कि लास्ट में जाते वक्त गोड़ लगाए में कम से कम 500 रुपया दे के जाए, है ना। हालांकि उस समय तो 500 रुपया बहुत बड़ी बात हो जाती थी। 500 रुपया का मतलब हो गया कि एक तरह से हम केंद्रीय बैंक बन गया, है ना, और हम देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पैसा, नहीं। लेकिन उस समय हम लोग को जो मिलता था 5 से 10 रुपया मिल जाता था। 10 रुपया देता था ना उसको बहुत अमीर समझते थे, है ना। बात समझ रहे हो, हम लोग के समय की बात कर रहे हैं। अब 2003-4 में सोचो कि हम लोग कितने 7 साल 6 साल के थे, कोई कुछ हो देता था तो लगता था बहुत पैसा हो गया। 10 रुपया देते थे तो उस समय जानते, उस समय ना बहुत मस्त मस्त गेम चलता था, है ना। हालांकि उसको बाद में जुआ का गेम बोला गया, लेकिन फोटो होता था, फोटो, है ना, जिसमें सन्नी देओल, अक्षय कुमार ये सब होता था। हम लोग 2 रुपया का फोटो खरीदते थे, पहले 1 रुपया में 30 फोटो मिलता था और 2 रुपया का 60 फोटो होता था। तो जो नयका फोटो होता था ना वो ज्यादा महंगा मिलता था और पुरनका फोटो थोड़ा सस्ता मिलता था। लेकिन तुम देखोगे कि हम देखें कि पहले 1 रुपया में हम 16 गुल्ली खरीदते थे। कितना गुल्ली, 16 गुल्ली भी खेले हुए हैं, बहुत मस्त खेले हुए हैं। हम 1 रुपया में 16 गुल्ली खरीदते थे। और आज परसों ही हम शायद दुकान में थे, दूध लेने के लिए गए थे। आज जब दूध लेने के लिए गए तो बच्चा वहीं पर क्या था, 1 रुपया में वो भी गुल्ली खरीद रहा था। और उस समय 1 रुपया में 4 गुल्ली दिया, है ना। आज 4 गुल्ली दिया, और में क्या बोला कि अच्छा गुल्ली अगर लोगे तो 4, और थोड़ा टेमड़ा होता है या टेढ़ा होता है वो लेगा तो 1 रुपया में 6 गुल्ली, है ना। हम देखे कि उसका जो इन्फ्लेशन रेट था बहुत तगड़ा तरीके से बढ़ा। कहाँ 1 रुपया में 16 गुल्ली 20 गुल्ली पुरनका नयका मिला के, है ना। और अभी जो हम 1 रुपया में देख रहे हैं 4 गुल्ली, वो भी नयका, और पुरनका लोगे तो 6 गुल्ली। ये कितना मतलब अंतर आ गया। दूध की बात कर रहे थे, सीआरपीएफ में बगले में था, वहां पर हम दूध लेने के लिए जाते थे तो सुधा का दूध हम लेके आते थे। मेरे ख्याल से अभी हमको याद है कि 22 रुपया या 23 रुपये केजी देता था। केजी 22 से 23 रुपए केजी सुधा का। और आधा केजी वाला जो पैकेट आता था वो 12 से 13 रुपया में आ जाता था। और ये बगले में कैंटीन है, तुम देखोगे ना सीआरपीएफ यहाँ है तो उसके जस्ट उधर कैंटीन है, जो जिधर दरगाह जाता है ना, बस उसी के बगल में कैंटीन है। उस कैंटीन में ललका दूध फुल टोन्ड, एक होता था हाफ टोन्ड, एक होता था बिना टोन्ड के, एक होता था फुल टोन्ड। तो ललका होता था ना कि 1 केजी लेती थी ना तो मम्मी सब पहले से तैयार होती थी। वो लोग ना कलर को पहचानती थी कि अगर ललका लिया है इसका मतलब ओकरा में आधा केजी पानी पहले से मिला देना है। क्या ओकरा में क्या है, फुल क्रीम है। वो लोग ऐसे बोलते हैं फुल क्रीम है तो आधा केजी पानी मिला देंगे तो 1.5 केजी दूध, उसके बाद दबस के खाएंगे, है ना। और जो हाफ टोन्ड होता था उसमें थोड़ा मोड़ा पानी, वो है पॉलिथीन में मिला के और पनिया को ऐसे करके उझेल देना। आज भी घर में होता है, तुम पॉलिथीन वाला दूध लेके आएगी तो मम्मी ऊपर से पानी मिला देगी, ऐसे ऐसे मिला देगी, फिर ऐसे करके डाल देगी, बस समझे। एक होता था जो मतलब कोई दूध में कोई टोन नहीं है, आराम से, है ना।
तो देखो आज वही दूध का कीमत जब सुधा वाले लेने जाएंगे ना तो करीबन 58 रुपया या 60 रुपया पड़ता है ना। अगर अगल बगल गांव में लोग तो 60 रुपया है ना, और जो बहुत बड़ा विक्रेता है वो 58 रुपया में दे देता है। तो तुम देख रहे हो कि भाई हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, हम यही ना सीख रहे हैं जी, जो मुद्रा का मूल्य है वो तो गिर गया, अब वस्तु की कीमत क्या हो गई, बढ़ गई। तो याद रखिएगा कि मुद्रास्फीति वो समय होता है जब मुद्रा का मान क्या होता है, कम होता है, अब वस्तु और सेवाओं का मान क्या होता है, ज्यादा होता है ना। ये बात तो याद रहेगा। लेकिन तुमको हमने बताया था कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ना, बहुत बहुत जरूरी है ना। तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है जी, क्योंकि अत्याधिक मुद्रास्फीति का मतलब हो गया कि अति मंदी है ना, सामान बिकेगा ही नहीं, मांग ही नहीं होगा, और जब मांग ही नहीं होगा तो अति मंदी आएगी। अब मंदी आएगी तो जितने भी उत्पादक हैं, जितने भी कंपनी के करता है, वो सामान को बनाना बंद कर देंगे, और सामान बनाना बंद हो गया तो क्या हो गया, अर्थव्यवस्था धीरे धीरे जीडीपी धीरे धीरे गिर जाएगी, और जैसे जैसे जीडीपी अर्थव्यवस्था गिरेगी उसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय भी गिरेगा, और फिर मांग और ज्यादा कम होगा, एक समय के बाद अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्या होगी, ध्वस्त हो जाएगी। अब समझने की हमको जरूरत है कि भैया कि जब मुद्रास्फीति को हम पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो तुम ही बताओ कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कितने मैकेनिज्म है, कितने मैकेनिज्म है भाई हमारे पास, हथियार क्या है, दो। बहुत सुंदर, हथियार कितने हैं जी, दो। तो बताइए अनुप्रिया के हथियार दो है, तो दो हथियार क्या है जी, एक आरबीआई है, तुम लोग तो बड़ी प्यार से, क्योंकि इसको तो तुम अच्छे से जानते हो, आरबीआई। और दूसरा कौन है जी, गवर्नमेंट या सरकार है ना, गवर्नमेंट या सरकार है ना। लेकिन आप जानते हैं कि ये दोनों तो हैं लिए हेड के रूप में, लेकिन इनके पास भी एक सब है ना, मतलब हथियार, ये तो हथियार है, ये है साथ में, लेकिन इसके अंदर भी हथियार कौन है जी, तो आरबीआई के पास कौन सी हथियार है जी, एमपीसी है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है ना। और इसके पास भी क्या है जी, दो, एक क्या होता है मात्रात्मक, एक क्या होता है जी मात्रात्मक, और एक क्या होता है गुणात्मक है ना, जिसको हम लोग को बैंकिंग में पढ़ना है ना, अब बहुत डिफाइन से पढ़ना है, बड़े अच्छे से पढ़ना है। लेकिन सरकार के पास क्या होती है, सरकार के पास होती है फिजिकल पॉलिसी है ना, राजकोषीय नीति, क्या बोलते हैं जी, राजकोषीय नीति है ना, फिजिकल पॉलिसी या राजकोषीय नीति। ये दो हथियार है जिसका प्रयोग किया जाता है। आपको पता है बाबू कि आरबीआई हमने तुमको बताया था कि आरबीआई के पास जब हम बात करते किसकी, मात्रात्मक की, तो मात्रात्मक के अंदर आपको हमने आरआर के बारे में बताया था, रेपो रेट के बारे में बताया था, रिवर्स रेपो रेट के बारे में बताया था, हमने सीआरआर है ना, कैश रिजर्व रेशियो के बारे में बताया था, एसएलआर के बारे में बताया है ना। फिर हमने तुमको किसके बारे में, जल्दी बताइए, एम याद आ रहा है, एमएसएफ तो है ही है, और भी है ना, हाँ एमएसएफ तो है ही है। और फिर हमने एक बताया था एसडीएफ, बताया था ना, एसएलआर बताया था ना, ये सारी चीजों को हमने बता दिया था। अच्छा तुम लोग सवाल है बाबू, सिंपल सा सवाल है, आरआर में क्या होता है, सिंपल सी बात है, रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई किससे लेता है जी, बैंकों से लेता है। क्या आरबीआई सच में मतलब जरूरी पड़ता है क्या आरबीआई को, आरबीआई को सच में जरूरत पड़ता है क्या, वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो गया, पैसा ज्यादा हो गया, तो चाहता है कि भैया मार्केट में या बाजार में या अर्थव्यवस्था में पैसा कम हो। तो पैसा या अर्थव्यवस्था में पैसा कम हो, इसके लिए वो क्या करती है, आर का प्रयोग करती है, रिवर्स रेपो रेट का प्रयोग करती है। बहुत सुंदर। आपको हमने बताया था कि रिवर्स रेपो रेट हमेशा किससे कम होगा जी, रेपो रेट से कम होगा है ना, क्या होगा जी, कम होगा। अपने लेता है तो क्या करता है, 6.5-7% ब्याज लेता है ना, और जब बैंकवा से वो पैसा लेता है तो बोलता है जितना हम दे रहे हैं उतना लो है ना। यही देखो, यही दादागिरी है आरबीआई का है ना, लेकिन क्या करोगे, करना पड़ता है। आपको हम ये बताइए कि आपको हमने रेपो रेट के बारे में बताया था, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रेपो रेट, जब बैंक को जरूरत पड़े किससे, आरबीआई से। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को हमने एक नाम दिया था LAF, क्या नाम दिया था, LAF है ना, क्या बोलते हैं जी, LAF है ना। इसे बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है ना, तरलता को कम करने के लिए है ना, तरलता को कम करने के लिए, मतलब पैसा को कम करने के लिए जो मैकेनिज्म अपनाया जाता है, आरआर और आर, इन दोनों को जो कम करने के लिए जो मैकेनिज्म अपनाया जाता है ना, इसी को बोलते क्या है जी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है ना। बस सिंपल सी बात है कि इतना कुछ जानने की जरूरत, बस इतने जानो कि भैया शॉर्ट टर्म में है ना, शॉर्ट टर्म में अगर बैंक को या अर्थव्यवस्था से तरलता को कम या ज्यादा करना है तो इन दोनों का प्रयोग किया जाता है ना। फिर हमने बताया था कि हमेशा ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक दिन के लिए होता है, 14 दिन के लिए होता है ना जी। लेकिन तुमको हमने बताया था कि भैया एक चीज और होता है ना, वो क्या होता है, एमएसएफ। क्या होता है जी, एमएसएफ को क्या बोलते हैं जी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है ना। अच्छा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में हमने क्या बताया था जी, बताइए बताइए, कुछ याद वाद है।
ये आरआर से क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा, है ना। किससे ज्यादा होगा जी, आरआर से हमेशा ज्यादा होगा, है ना। पूरे एनडीटीएल का 2% का पैसा मिलता है, किसको मिलता है, बैंक को मिलता है, मिलता है ना, मिलता है कि नहीं मिलता है। अच्छा तुम लोग से ये सवाल है बाबू कि इसके अंदर किसी प्रकार का कोलेट्रल की जरूरत है कि नहीं। कोलेट्रल समझती हो ना, कोलेट्रल मतलब क्या, जब हम पैसा लेंगे तो उसके बदले में कुछ देंगे ना जी, या तो वो सरकारी प्रतिभूति हो सकता है ना, या तो बैंक का अपना कुछ हो सकता है। तो बताइए इसके बदले में कुछ देना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ भी देना पड़ेगा। तो बताइए क्या एमएसएफ में देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है, बिल्कुल देना पड़ता है, देना पड़ता है। और पूरे एनडीटीएल का कितना परसेंट मिलता है, 2%। एनडीटीएल क्या होता है जी, सब भूल गए ना, 2-4 दिन आया है सब भूल गए। एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, है ना, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। बैंक के पास टोटल कितना पैसा है हाथ में, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनडीटीएल, है ना, क्या बोलते हैं, एनडीटीएल, है ना। तुमको हमने बताया था कि बैंकों के पास अपना कुछ अकाउंट होता है, एक होता है करंट अकाउंट, है ना, करंट अकाउंट, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, एक होता है रेकरिंग, है ना। तो आप देखिएगा एक होता है आरए, एक होता है एफए, है ना। उसी में आप जानते हैं कि करंट अकाउंट में आप जानते हैं एक होता है करंट अकाउंट मतलब क्या, चालू खाता, एक होता है सेविंग अकाउंट मतलब कुछ दिन के लिए सेव कर दिए, है ना। तो ये सब जो इसी को हम क्या नाम दिए, एनडीटीएल, मतलब बैंक के पास, है ना, किस मान लेते हैं कि ए नाम का एक बैंक है, जरा समझो, ए नाम का बैंक है, और इसके पास तत्काल में जो भी इसके पास खाते में पैसा है उसे हम क्या बोलते हैं, एनडीटीएल। शॉर्ट टर्म में यही समझो, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। एनडीटीएल का मतलब बैंकों के पास जो कुल पैसा है उसी को हम क्या बोलते हैं, एनडीटीएल। ये बात समझ में आ गया। चलिए ये सब हमने बता दिया था। मुद्रास्फीति में फिर हमने तुमको बताया था कि भैया मुद्रास्फीति में सरकार राजकोषीय नीति लेके आएगा। राजकोषीय नीति का मतलब होता है भैया कि राजकोषीय नीति का मतलब हो गया कि भैया अगर सरकार, कभी कभी हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर पैसा की कमी हो जाती है, तब मांग की कमी हो जाएगी। अब मांग की कमी हो जाएगी तो मंदी आएगा। तो सरकार का काम होता है कि राजकोषीय नीति के द्वारा वो क्या करे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करे, वो लोगों को काम दे, कुछ ऐसा काम करवाए जिससे अर्थव्यवस्था के अंदर पैसा बढ़े। अर्थव्यवस्था के अंदर पैसा बढ़ेगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, तब वो क्या करेगा, मांग करेगा। आज इसी मांग करेगा तो फिर से क्या होगा, फिर से इन्फ्लेशन आएगा, फिर से मांग बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी के बीच पूनम है तो एक बार जोरदार कर दो भाई, हैप्पी बर्थडे पूनम, है ना। आप ऐसी जीजिए, है ना, और थोड़ा अर्थव्यवस्था का ख्याल कीजिए, है ना। तो ठीक है, थोड़ी देर में अभी हम लोग बात करेंगे। तो यही बात कर रहे थे हम लोग बाबू कि जो हम देख रहे हैं कि मुद्रास्फीति में हमने देखा कि भैया सरकार का भी कुछ काम होगा, सरकार भी राजकोषीय नीति के द्वारा क्या करते हैं, मुद्रास्फीति को कंट्रोल, ये सब बात हम लोग कर चुके हैं। अब एक बात बताइए बाबू कि हमने मुद्रास्फीति में आपको एक बात बताया था जिसे हमने एक नाम दिया था व्यापार चक्र। क्या नाम दिया था जी, व्यापार चक्र। क्या नाम दिया था, व्यापार चक्र। तो व्यापार चक्र क्या है जी, आप ही बताइए, है ना, व्यापार चक्र क्या है, जल्दी बताइए, व्यापार चक्र क्या है ना, व्यापार क्या चक्र है, जल्दी बताइए। याद करो कि हमने तुमको बताया था, क्या बताया था बाबू, हमने तुमको बताया था कि जैसे कि ये एक लाइन है ना, ये एक लाइन है, और हमने बताया था कि जब कभी भी स्थिति ऐसी हो, है ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भैया जो है ना एडी है वो ज्यादा है किससे, एएस से, है ना। मतलब कुल मांग जो है वो क्या है, ज्यादा है कुल पूर्ति से। जब भी ऐसा कभी भी अर्थव्यवस्था में ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर कुल मांग कुल सप्लाई से ज्यादा हो जाए, है ना, तो ऐसी सिचुएशन को हमने क्या नाम दिया है, इन्फ्लेशन। क्या नाम दिया है, इन्फ्लेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति, है ना। जब भी मांग बहुत ज्यादा होगा तो मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, हावी हो जाएगी। मुद्रास्फीति क्या होगा, हावी होगा। अब एक बात बताओ बाबू, यहाँ पर हमने देख लिया कि भैया यहाँ पर ये तो इन्फ्लेशन हो गया, हमने तुमको बताया था, लेकिन तुमको पता है कि यहाँ से ये गिर भी रहा है, ये गिर भी रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, रिसेशन। क्या नाम देते हैं जी, रिसेशन। तो बताइए रिसेशन क्या होता है जी, है ना, क्या होता है रिसेशन, क्या होता है, अरे बस बहुत सुंदर, मंदी। क्या होता है जी, मंदी। रिसेशन क्या होता है, मंदी होता है। मंदी में क्या होता है, ये ऐसा समय है जहां पर धीरे धीरे मांग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। धीरे धीरे मांग क्या हो रहा है, कम, अब पूर्ति क्या है, ज्यादा हो रहा है। ऐसा समय है जहां पर हम देख रहे हैं मांग धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, पूर्ति ज्यादा हो रहा है। और एक समय के बाद देखिएगा कि ये पूरी तरह से नीचे आ जाएगा, है ना, ये पूरी तरह से क्या होगा, नीचे आ जाएगा, ये पूरी तरह से नीचे आ जाएगा। ये जो हम देख रहे हैं कि भैया पूरी तरह से नीचे आ गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो हो गया इन्फ्लेशन, जैसे जैसे नीचे आ रहा था ये रिसेशन, है ना। और यहाँ पर आने के बाद क्या आ गया, ई वाला स्थिति क्या हो गया, ई लाइन क्या हो गया, इसे हम बोलते हैं डिप्रेशन। क्या बोलते हैं बाबू, डिप्रेशन। डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, है ना, अति मंदी बोल दो ज्यादा अच्छा है ना। इसे हम क्या बोलेंगे जी, अति मंदी। क्या बोलेंगे, अति मंदी, बहुत ज्यादा मंदी, है ना, बहुत ज्यादा मंदी हो गया।
अब क्या हो गया, अब तो ऐसा समय हुआ कि लोग के पास पैसा है भी तो भी क्या कर रहे हैं, नहीं डिमांड कर रहे हैं। मांग मांग अर्थव्यवस्था में मांग क्या हो चुका है, पूरी तरह से रुक चुका है, मांग हो ही नहीं रहा है। तो ये क्या हो गया, डिप्रेशन। लेकिन एक बार तुम जानते हो कि जैसे ही अर्थव्यवस्था में भैया हम जानते हैं कि डिप्रेशन आता है, तो ये कब आता है, जब अर्थव्यवस्था में मांग कम जाता है। और ऐसा कब होगा तुम ही बताना। कि हमने तुमको बताया था कि ये जो मार्च से लेकर अप्रैल मई के बीच में जो कुछ समय होता है ना, फरवरी जनवरी इस सब का जो कुछ समय होता है, जब नया साल आता है, अब कुछ 2-3 गो त्योहार जब चल जाएगा तो बीच में एकदम क्या होता है, सूखापन आ जाता है। छोटा मोटा त्योहार होता है, सरस्वती पूजा ये सब होता है ना, तिला संक्रांत होता है। तुम देखोगे कि ये ऐसा समय होता है जहां पर अर्थव्यवस्था के अंदर या बाजार के अंदर मांग क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। मांग क्या हो गया, बहुत कम हो गया। मांग अगर कम हो गया तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा, कोई चीज नहीं बिकेगा। और नहीं बिकेगा तो क्या होगा, पूर्ति ज्यादा है लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। तो इसी स्थिति को हमने क्या नाम दे दिया, डिप्रेशन, है ना। क्या नाम दिया, डिप्रेशन। अच्छा ये बताओ, कोविड-19 जानती हो ना जी, कोविड-19 में क्या हो गया, कोविड-19 में कोई खरीदने वाला नहीं था, है ना। पूरी तरह से अर्थव्यवस्था क्या हो गई, नीचे चल गई, है ना। लेकिन जानते हो कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जब हम देखेंगे कि मान लो कि क्या गया, होली, क्या गया, होली। ये मार्च उर्च में होली होता है। अब होली के समय जो लोग, सब लोग पहले से सोच ले रहा था जनवरी फरवरी की होली में कुछ अच्छा कपड़ा पहनना है, मस्त से एकदम गुलाल उलाल एकदम उड़ाना है ना। ऐसे में अब क्या, उसी पैसे को जिसको उसने सेव किया था अब उसको खर्च करेगा। जैसे ही खर्च करेगा मार्केट में हर कोई जाएगा, बोलेगा इस बार नया कुर्ती लेना है जहां पर रंग डाला जा सके। और तुम जानते हो कि सबका चॉइस होता है कि व्हाइट रंग का कुछ लेना है ना, जिसमें कुछ डिजाइन विजाइन भी हो तो और अच्छा, है ना। अब कुछ लोग तो मतलब गुलाब गुलाब लेते हैं, तो मतलब जैसे कि वो ना, तो क्या बोलते हैं उसको जी, लगाने वाला रंग उंग जो लेते हैं आजकल, तो मतलब ऐसा ऐसा रंग आने लगा कि मत पूछो, है ना। एक से एक रंग। एक तो हमको फील्डवा में लगा दिया था जी, हम फील्ड में जा रहे थे, वो लड़का लगा दिया, बोलता हैप्पी होली। हम बोले हैप्पी होली तो ठीक है, लेकिन ये रंग छूटने वाला है। बोलता है वो नहीं, हम सब नहीं जानते। हम बोले हद हो गया यार, बताओ लगा भी दिया, बोलता छूटने वाला है कि नहीं। इको फ्रेंडली रंग होना चाहिए जी, छूट उठ जाना चाहिए। वो रंग को छुड़ाने में हमको 5 दिन लग गया, है ना। 5 दिन एकदम कलुआ उलुआ दिख रहे थे, है ना, हर जगह। इस चक्कर में हम 2-3 दिन ट्यूशन नहीं आया, है ना। क्या पता तुम लोग नहीं पहचानती, है ना। बहुत भयानक हो गया था स्थिति। तो देखो एक समय जैसी होली आया तो मांग बढ़ने लगेगा, मांग बढ़ेगा ना जी, मांग बढ़ेगा। तो इस अवस्था को हम बोलते हैं रिफ्लेशन। क्या बोलते हैं जी, रिफ्लेशन, है ना। स्फीति, क्या बोलते हैं जी, रिफ्लेशन या स्फीति। क्या बोलते हैं जी, रिफ्लेशन या स्फीति, है ना। अब क्या होगा जी, अब क्या होगा कि अब वही स्थिति आ जाएगा जो पहले था। फिर वापस मांग इतना बढ़ गया कि मांग ज्यादा हो गया और पूर्ति कम, तो फिर आ गया इन्फ्लेशन, है ना। अब फिर जैसे धीरे धीरे नीचे गिरेगा। तो हमने तुमको बताया था कि ये जो बन रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, व्यापार चक्र। क्या बोलते हैं जी, व्यापार चक्र। व्यापार चक्र का मतलब होगा कि कभी अर्थव्यवस्था में मांग ज्यादा होगा, कभी मांग कम होगा, कभी मांग और सप्लाई बराबर हो जाएंगे, स्थिति कुछ भी बन सकती है। इसे हम क्या बोलते हैं, व्यापार चक्र। लेकिन सवाल तुम लोग से बनता है बाबू कि ये सब चीजें हम पढ़ा चुके थे, तुम लोग को याद भी नहीं है ना। याद कहाँ से रहेगा, इतना टाइम कहाँ है तुम लोग के पास जाके तुम लोग कॉपी वॉपी खोलो, है ना। तुम लोग का तो संबंध ऐसा हो चुका है ना, तुम लोग का संबंध बहुत तगड़ा तरीके का है ना। जानते हो ना, मतलब एक होता है ना कि मतलब गजब का संबंध हो चुका है कि भाई कॉपी किताब से कोई लेना देना नहीं है ना। तुम लोग का पहला मोटो ये रहता है कि भैया यहाँ पर आना है, गुरुवाणी सीखना है ना, लेक्चर को सुनना है और घर में जाके उस कॉपी किताब को रख देना है। अगर हम अभी बताते हैं कि कोई भी एक क्लास लेते हैं तो उस एक क्लास में मोटो ये रहता है कि भाई सारी चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दी जाए। ये सब बातें बोल रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म में बोल रहे हैं। हमने जब समझाया तो पूरी तरह से समझा दिया था, लेकिन तुमको जब भी हमने पूछा कि भैया ये क्या होगा, ये क्या होगा, तो तुमने क्या बोला, याद ही नहीं है। याद करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो चीज को अभी पढ़ा उसको घर में जाके तुरंत पढ़ लो। कम से कम कितना बार, 2 बार। कम से कम कितना बार, 2 बार। पहला यहाँ से जाने के कुछ देर बाद, दूसरा जब तुम वापस ट्यूशन आ रही हो और तुमको पता है कि यही सब्जेक्ट का आना है, तो उसी समय एक बार कॉपी को देख लो। देखो जिंदगी में कोई भी चीज को तुम भूल जाओ तो हमको कहना, नहीं भूलोगे, है ना। अब भूलने का मतलब क्या होता है, मेडुला ऑब्लिगांडा का नाम सुनी होगी। मेडुला ऑब्लिगांडा कहता है कि तुम जब किसी चीज को बार बार एक्सरसाइज करोगे ना, तो उसी वो माइंड में फिट हो जाएगा। और जब फिट हो जाएगा तब तुम ही बताओ, साइकिल को तुम कभी भूली हो, साइकिल को हमको 5 साल बाद भी कोई चलाने के लिए देता, हम आराम से चला लेंगे, है ना। क्योंकि हम क्या कीजिएगा, अभ्यास से सीख चुके हैं, है ना। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना। अगर लगातार आप चीजों को नहीं करेंगे तो दुनिया की हर चीज भूल जाएंगे। भूलना अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पढ़ा हुआ चीज है उसको 2 दिन के अंदर में भूल जाओ, ये तो बुरी बात है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। ये हो गया। तुम बताओ, हमने एक बात बताया था बाबू कि जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो तुमको हमने बताया था कि अर्थव्यवस्था में कुछ आर्थिक टाइमलाइन होते हैं, कुछ, है ना, कुछ जगह होते हैं। जैसे हम तुमको बताएंगे कि बताइए, है ना, तुमको हम पूछते हैं, जरा बताइएगा। जैसे कि आप बताइए बाबू, तुम मेल्ट डाउन क्या होता है,
बताइए सुनो, मेल्ट डाउन क्या होता है ना, सवाल पूछेंगे है ना, मेल्ट डाउन क्या होता है ना, मेल्ट डाउन है ना, मेल्ट डाउन क्या होता है, सवाल पूछेंगे मेल्ट डाउन क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए है ना, बताइए जी मेल्ट डाउन क्या होता है। किसी, हाँ रुक जाओ, तुम बताओ जी मेल्ट डाउन क्या होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में जब उसका शेयर मार्केट गिर जाता है उसको क्या बोलते हैं, मेल्ट डाउन बोलते हैं। बहुत सुंदर, क्या बात है। तुम थी ना जी अर्थव्यवस्था क्लास में, तुम नहीं थी? अरे अर्थव्यवस्था क्लास जब करवाए तो तुम लोग थी, हम थे ना। बोलती है कि हम थे कि नहीं थे हमको नहीं पता, तो तुमको क्या पता, जो पता वही बता दो, है ना। चलो ठीक है कोई बात नहीं। कॉन्ट्रैक्शन बताओ जी, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तुम्हें नहीं आई थी। संकुचन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन। जब कभी अर्थव्यवस्था क्या हो गया जी, माइनस में चल जाए, है ना, मतलब नीचे आ जाए, है ना, तब उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन, है ना, बात समझे। अच्छा अगला बताइए तो जी, ये वाला क्या बताता है, तुम बताओ जी, प्राची देवी है ना। तो प्राची दीदी बताइए बाबू कि रिसेशन क्या होता है। जब लगातार, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था में कितने क्वार्टर हैं, 4 क्वार्टर, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, है ना। जब कोई दो क्वार्टर लगातार, जब 2 क्वार्टर लगातार क्या हो जाए जी, माइनस में चल जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिसेशन, है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, मंदी। क्या बोलते हैं जी, मंदी। डिप्रेशन बताया बाबू, डिप्रेशन अनुप्रिया, ये तो हो चुका है, वो तो रिसेशन था, है ना। अति मंदी क्या हो गया जी, जब डिफ्लेशन भी हो जाए और रिसेशन भी हो जाए, जब डिफ्लेशन भी हो जाए और रिसेशन भी हो जाए, जिसे हम क्या बोलते हैं, अति मंदी। मतलब मांग भी गिर गया और रोजगार भी नहीं मिल रहा है ना। अच्छा बताइए जरा सा आप लोग, है ना, आप लोग बताइए बाबू कि एक और, है ना, एक और बताइए, अस्क्यूफ्लेशन क्या होता है। अस्क्यूफ्लेशन, है ना, अस्क्यूफ्लेशन, अब इसका हिंदी हम नहीं बताएंगे जी, अस्क्यूफ्लेशन। नहीं नहीं नहीं, वो सब नहीं होता है, नहीं नहीं एकदम नहीं होता है अस्क्यूफ्लेशन, है ना। अस्क्यूफ्लेशन, अस्क्यूफ्लेशन होता है कि भैया जब कभी अर्थव्यवस्था में किसी एक वस्तु का मांग ज्यादा, मतलब कि जो जो उसका रेट होता है वो ज्यादा होता है, किसी का मांग बहुत कम, तो कहीं किसी चीज का मांग बहुत ज्यादा, किसी चीज का मांग बहुत कम, तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, अस्क्यूफ्लेशन। क्या बोलते हैं जी, अस्क्यूफ्लेशन, है ना। आप लोग से सवाल ये है बाबू कि बताइए, तुम बताओ जी, फिलिप्स कर्व क्या होता है। फिलिप्स कर्व बताया था ना, फिलिप्स कर्व क्या होता है, बताइए फिलिप्स कर्व क्या होता है। फिलिप्स कर्व क्या होता है बाबू, देख रहे हैं आज, है ना। बहुत सुंदर, ये दर्शाता है भैया किस चीज को, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध। तो तुम लोग से सवाल है बाबू, जब मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी तो क्या रोजगार कम होगा, क्या होगा, जल्दी बताइए। मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ रोजगार भी बढ़ता है, ये कौन बोला, फिलिप्स कर्व। लेकिन गौर कीजिए, गौर कीजिए, अति मुद्रास्फीति अगर हो जाएगा तो तब चीजें नहीं होगी। ये क्या होगा, एक सर्टन, है ना, एक लाइन बोन्ड में, अगर एक लाइन बोन्ड में अगर मतलब चीजें हो, है ना, मतलब कंट्रोल में हो, मुद्रास्फीति कंट्रोल में हो, तो मुद्रास्फीति के बढ़ने के साथ रोजगार भी बढ़ेगा। ये किसने बोला, फिलिप्स कर्व ने, है ना। अच्छा आप लोग से सवाल है बाबू, है ना, चीजों को देखते हैं। जरा बताइएगा बाबू कि जब हम लोग इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में अभी जितनी भी बात की, किसके बारे में जी, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, तो हमने तुमको बताया था कि मुद्रास्फीति को हम लोग क्या करते हैं, जो मुद्रास्फीति की जब बात करते हैं तो मुद्रास्फीति के प्रकार है, क्या है जी, मुद्रास्फीति के प्रकार। तो मुद्रास्फीति के प्रकार में हमने बताया था कि 2 प्रकार है, कितने प्रकार, 2। हमने बताया था कि मुद्रास्फीति के प्रकार की बात करते हैं तो 2, एक सामान्य स्तर पर, एक सामान्य स्तर पर मुद्रास्फीति, और एक लागत जनित या मांग जनित, है ना, बताया था ना। तो बताइए सामान्य स्तर पर जो मुद्रास्फीति होती है उसमें हमने जो जितने भी बताए थे उस सबको हम पूछ रहे हैं, है ना। बताइए बाबू, सबसे पहले तुम बताओ जी, तंजीला बताइए कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, हाँ, रेंगती मुद्रास्फीति क्या हो जाए जी, जब मुद्रास्फीति कैसा हो जी, 3 से, है ना, जब भी मुद्रास्फीति 3% तक होगी, है ना, 3% तक होगी, तो ऐसा वाले को हम क्या बोलेंगे, रेंगती मुद्रास्फीति, है ना। अच्छा बताइए जरा सा कि ये तो था क्रीपिंग, एक होता है वॉकिंग, क्या होता है जी, वॉकिंग। तो वॉकिंग के बारे में बताइए जी, 4 से 10% होगा तो क्या होगा जी, वॉकिंग इन्फ्लेशन, क्या होगा जी, वॉकिंग। अगला बताइए जी, तुम बताओ, वॉकिंग हो गया, ये रनिंग बताओ जी, रनिंग, रनिंग मुद्रास्फीति के बारे में बताओ, है ना, रनिंग मुद्रास्फीति 10 से 20%। अगला बताइए तो जरा सा, है ना, क्या होगा जी, एक और बताइए, एक और बताइए, है ना, ग्लोपिंग, है ना, गैलोपिंग, गैलोपिंग इन्फ्लेशन,
क्या होगा जी? 20 से, जोर से बोलो, 20 से। याद रखिएगा इसमें 2 अंकों में अगर हो जाए तो, कितने अंकों में? 2, है ना? 2 अंकों में अगर हो जाए तो, है ना? अगर मुद्रास्फीति 2 अंकों के पार चल जाए या 2 अंकों जैसा आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्या? ग्लैपिंग इन्फ्लेशन। क्या बोलेंगे जी? ग्लैपिंग इन्फ्लेशन, है ना? अगला बताइए बाबू, हाइपर इन्फ्लेशन। अगर मुद्रास्फीति 3 अंकों के पार चल जाए, है ना, जैसे कि 1000 तक आ जाए, है ना, तब उसको क्या बोलेंगे? अति मुद्रास्फीति। क्या बोलेंगे जी? अति मुद्रास्फीति। ये तो बातें समझ में आ गई ना? अच्छा ये बताइए बाबू कि जरा सा मुद्रास्फीति में हमने ये सब चीजों को समझ लिया था, तो हमने तुमको बताया था कि जब ये सब चीज चल रही है तो हमने बताया कि मुद्रास्फीति को मापने का कुछ पैमाना होता है। क्या था जी? पैमाना, है ना? मुद्रास्फीति को मापने का पैमाना। तो कल हमने बात किया था मुद्रास्फीति के मापने के पैमाने में, क्या बात किया था जी? जरा देखते हैं। अच्छा ये बताइए कोई भी मुद्रास्फीति, आदर्श मुद्रास्फीति कैसे होगा जी? 2016 में हमने बताया था कि एक कमेटी आई थी जिसका नाम था उर्जित पटेल कमेटी, है ना? उसके द्वारा क्या बताया गया कि जो मुद्रास्फीति होना चाहिए वो कितने के बीच में होना चाहिए जी? 2 से 6% के बीच में। क्या होना चाहिए? 2 से 6% के बीच में, है ना? इसे हम बोलते हैं आदर्श मुद्रास्फीति, है ना? इतना रहना चाहिए, है ना? है ना? चलिए ठीक है, मतलब 2 प्लस, अरे ये हो सकता है 2 प्लस माइनस 6, या तो 2, 6 में 2 माइनस हो जाए, है ना, तो क्या बचा? 4, या तो 4 में 2 प्लस हो जाए, वो क्या हो गया? 6। यहाँ 6 लिख दीजिए, यहाँ 4 लिख दीजिए, है ना? तो ये ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे से चीजों को समझते हैं। देखिए हमने बताया था कि मुद्रास्फीति को, है ना, मुद्रास्फीति को मापने के पैमाने को लेकर बात करते हैं, है ना? तो पैमाना की जब हम बात करते हैं बाबू, पैमाना की हम बात करते हैं तो हमने कल बताया था 2 चीजों के बारे में। किसके बारे में? 2 चीजों के बारे में। क्या क्या बात किया था? एक हमने बात किया था WPI के बारे में, है ना, और एक हमने बात किया था CPI के बारे में, है ना? एक और होता है जिसे हम बोलते हैं PPI। क्या बोलते हैं जी? PPI। तीनों के बारे में हम लोग समझेंगे। तीनों क्या चीज है? लाइन में लाइन समझते हैं। जब हमने WPI के बारे में बात किया था तो हमने बताया था बाबू कि WPI, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? होल प्राइस इंडेक्स। क्या बोलते हैं जी? होल प्राइस इंडेक्स, है ना? होल प्राइस इंडेक्स, है ना? होल प्राइस इंडेक्स। होल प्राइस इंडेक्स जो है बाबू, इसे ये बोलते हैं थोक, है ना, थोक मूल्य सूचकांक। क्या बोलते हैं जी बाबू? थोक मूल्य सूचकांक, है ना? थोक मूल्य सूचकांक। आप ही बताइए बाबू कि थोक मूल्य सूचकांक की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? कब हुआ था जी? सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया 1942, मतलब कब? 10 जनवरी 1942 को पहली बार हम देखते हैं कि भैया होल प्राइस इंडेक्स का प्रयोग किया गया। लेकिन हमने तुमको बताया था कि जो होल प्राइस इंडेक्स है ये है क्या जी? ये है क्या, है ना? जरा देखो यहाँ पर हम समझाते हैं और तब समझने की कोशिश करना। ये जो है ना PPI, इसे बोलते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। क्या बोलते हैं जी? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। क्या बोलते हैं जी? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। आप जरा देखना, आप जानते हो कि एक चीज होता है जिसे हम बोलते हैं उत्पादक। क्या बोलते हैं जी? उत्पादक। एक चीज होता है जिसे हम बोलते हैं, आप लोग जानते हैं कि उत्पादक से कौन खरीदता है? बड़ी मात्रा में कौन खरीदेगा? कौन? होलसेलर। कौन खरीदेगा जी? होलसेलर। बहुत सुंदर, है ना? कौन खरीदेगा? होलसेलर। और होलसेलर से कौन खरीदेगा? रिटेलर, है ना? ये कौन खरीदेगा? रिटेलर। और रिटेलर से नीचे कौन खरीदेगा? ग्राहक या कस्टमर। कौन खरीदेगा जी? ग्राहक या कस्टमर। अब जरा यहाँ गौर से सुनिए। जब उत्पादक होलसेलर को जिस प्राइस में अपने सामान या सेवा को बेचता है, जब उत्पादक, मतलब रिलायंस कंपनी क्या है? उत्पादक है। टाटा कंपनी क्या है? उत्पादक है। जब उत्पादक होलसेलर को जिस हेलो हेलो हेलो, क्या मतलब बनता है? क्या मतलब बनता है? अरे ऐसे चिकर की क्यों आए? चलिए तो बात करते हैं बाबू कि उत्पादक, है ना, उत्पादक से जब नीचे होलसेलर की बात कर रहे थे, तो उत्पादक से नीचे अगर होलसेलर में अगर कोई भी चीजें बेची जा रही है, जिस वस्तु और सेवा को बेचा जा रहा है ना, उसे हम बोलते हैं PPI। क्या बोलते हैं जी? PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। क्या बोलते हैं जी? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, है ना? ये हो गया। अगर होलसेलर से रिटेलर को जिस प्राइस में बेचा जाता है उसे बोलते हैं WPI। उसे हम क्या बोलते हैं जी? WPI, होल प्राइस इंडेक्स। होल प्राइस इंडेक्स, इसका मतलब होलसेलर से रिटेलर को जिस प्राइस पे चीजों को बेचा। तुम ही बताओ, तुम लोग जब बाजार में जाते हो तो बाजार में जाने के बाद तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग दुकानदार से सामान खरीदते हो, है ना? लेकिन तुम जानते हो उसी दुकानदार में एक बड़ा बड़ा दुकान भी रखता है, गोदाम टाइप का, और तुम कभी भी उसके दुकान में नहीं जाते।
क्योंकि तुमको पता है ये हमको ए को चीज नहीं देगा। हमको ए को बिस्किट लेना है देगा, ए को ब्रेड का पैकेट लेना देगा नहीं देगा, क्योंकि तुमको पता है ई दुकानदारवा सबको बेचता है, देता है ना जी। तो दुकानदार को जो होलसेलर जिस प्राइस में देता है उसे हम क्या बोलते हैं, WPI। क्या बोलते हैं जी, WPI। और आपको पता है कि भारत में पहले इसी मेथड का प्रयोग किया जाता था, किसको, मुद्रास्फीति को मापने के लिए, है ना, बात समझे। लेकिन जब रिटेलर हम लोग को देगा, हम लोग को रिटेलर देगा, अब हमको पता चलता है कि भैया हम जिस दुकान में जाते हैं वो हमको 2 रुपया कम रेट दे देता है, इसलिए क्योंकि पंडित जी नाम से छोड़ देता है ना। हम बोलते भी है कि भैया ये सब मत किया करो, बोलता है कि नहीं हमको बहुत पुण्य मिलता है। हम बोले ले भाई, अपना नुकसान से हमको क्या दिक्कत है ना। लेकिन वही देखते हैं कि भैया कोई बगल से जाता है उसको 30 रुपया का 30 रुपया लेता है ना। इसका मतलब हम जो देख रहे हैं कि रिटेलर से ग्राहक को जो जा रहा है वो अलग अलग प्राइस में, है ना, उसे हम बोलते हैं CPI। क्या बोलते हैं जी, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या बोलते हैं जी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मतलब क्या, जो हम लोग अपने उपभोग के लिए जो सामान खरीदते हैं और किससे खरीदते हैं, रिटेलर से खरीदते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, CPI। क्या बोलते हैं जी, CPI। मतलब जब हम किसी एक मद पे या एक वस्तु या सेवा पे जो खर्च करते हैं उसके बदले में जो निकाला जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, CPI। लेकिन पूरा वस्तु और सेवा बहुत भयानक थोक एकदम मुद्रा, है ना, थोक वस्तु और सेवा, उसके लिए हम क्या निकालेंगे, WPI, है ना। अगर कंपनी बेच रहा है किसको, होलसेलर को, तो उसे हम क्या बोलेंगे, PPI। क्या बोलेंगे, PPI। PPI का फुल फॉर्म क्या था, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। क्या था जी, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, है ना। इस तरह से मुद्रास्फीति को मापने का पैमाना के बारे में हम लोग बात किए थे। लेकिन तुमको हमने बताया था बाबू कि WPI को जब हम मापते हैं तो कुछ मद होते हैं, है ना, कुछ टोकरी होती है। जैसे WPI के पास भी क्या है, टोकरी है, एक मद है ना। तो वो क्या है जी, हमने बताया था कि इसके पास 3 है। कितने है जी, 3, क्योंकि WPI के अंदर कितने वस्तु को रखा गया है, 697 वस्तु और सेवाओं को। WPI के अंदर कितने वस्तु और सेवा को रखा गया जी, 697। कितने वस्तु को रखा गया है, 697, है ना। सेवा बार बार बोल रहे हैं, ये गलती है। वस्तु तो कितने वस्तु को रखा गया है, 697 वस्तु को रखा गया है ना। आप ही बताइए कि जब हमने 697 वस्तु का बात किया था, इसको मिटा देते हैं, है ना। आप ही बताइए 697 वस्तु का जब हमने बात किया था तो 697 वस्तु में क्या है, आप बताइए। पहला हमने बताया था कि प्राथमिक वस्तु। क्या बोला था जी, प्राथमिक वस्तु, है ना, प्राथमिक वस्तु। प्राथमिक वस्तु में हमने बताया था कि भैया वस्तुओं की संख्या, और एक होता था भार। क्या होता था जी, भार। तो प्राथमिक वस्तु के बाद था ईंधन, ईंधन और ऊर्जा। इसके अंदर भी संख्या था, इसके अंदर भी भार था। अब फिर एक था विनिर्मित वस्तु, या निर्मित वस्तु लिख देते हैं, है ना, निर्मित उत्पाद, है ना, ये हो गया। और इसके अंदर भी संख्या था, इसके अंदर भी भार था। तो आप बताइए बाबू कि प्राथमिक वस्तु के अंदर संख्या कितनी थी, 117 वस्तु की संख्या कितनी, 117। और इसका भार मतलब योगदान कितना, 22.62। क्या इसको परसेंट में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए अर्थव्यवस्था में इस वस्तु का संख्या कितना था जी, प्राथमिक वस्तु का 117। अरे खाने पीने की वस्तु हो गया 117। और इसका भार कितना है जी, 22.62%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप ही बताइए कि ईंधन के लिए हम कितने रखे थे जी, जल्दी जोर से, जो गौर कीजिए बाबू, है ना, ये नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं, ये 16 है। वस्तु की संख्या कितनी है, 16, जबकि इसका भार है 13.15। क्या इतना परसेंट रख सकते हैं, रख सकते हैं। फिर हमने बताया था कि निर्मित उत्पाद का वस्तु संख्या कितना है जी, 564, जबकि इसका भार कितना है जी, जोर से बोलिए। क्या हम 64.23 रख सकते हैं, है ना, 64.23। टोटल को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा जी, 100, है ना। और इसको इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 697। याद है ना, याद है। इस तरह से हम निकालते हैं। और आपको पता है कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे पूछा गया कि WPI में प्राथमिक वस्तु की संख्या कितनी है। WPI में प्राथमिक वस्तु की संख्या कितनी है, 117। वस्तु का भार कितना है, 22.62। ईंधन एवं ऊर्जा की संख्या कितनी है, 16। और इनमें भार कितना है, 15। निर्मित उत्पाद कितने हैं की संख्या 564, इसका भार कितना है, 64.23, है ना। फिर जरा सुनिए कि हमने होल प्राइस इंडेक्स के बारे में एक बात बताया था। क्या बताया था जी, कि होल प्राइस इंडेक्स जो है बाबू, ये एक मंत्रालय के अंदर काम करता है, DPIIT। क्या बताया था जी, DPIIT, है ना। क्या बताया था जी, DPIIT, है ना। एक काम कीजिए, आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिए DPIIT का। लिखिए डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन, लिख लीजिए, काहे कि कल यहाँ तक लिखा दिए थे। लिखिए डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री
ऑफ इंडस्ट्री एंड 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 प्रमोशन एंड ट्रेड एंड प्रमोशन ट्रेड एंड प्रमोशन ट्रेड, है ना। फिर से एक बार बोल दे, डिपार्टमेंट ऑफ, लिखिए, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रमोशन ट्रेड एंड प्रमोशन, हाँ इंटरनल है, सॉरी आईआईटी है ना जी, हाँ इंटरनल ट्रेड कर दो उसको, सॉरी मेरे से हो गया, है ना, इंटरनल ट्रेड कर दो। हमने यहाँ पर पी लगा दिया, प्रमोशन कर दिया उसको, है ना, इंटरनल ट्रेड कर देना उसको, इंटरनल ट्रेड, है ना। लास्ट में क्या करना है, इंटरनल ट्रेड करना है ना। ये भी काम करता है किसके अंदर जी, वाणिज्य और, है ना, वाणिज्य और ये कौन सा मंत्र है ना, उसी के अंदर काम करता है ना। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसको कहते हैं, है ना। तो उसके अंदर ये काम करता है, किसके अंदर काम करता है जी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंदर में काम करता है। और आपको हमने बताया था कि, है ना, याद लिख लिया, है ना, ये किसके अंदर काम करता है जी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर काम करता है। तो बताइए बाबू, फिर से एक बार बोलिएगा, WPI किसके लिए होगा, थोक मूल्य के लिए। किसके लिए होगा जी, थोक मूल्य के लिए। कितने वस्तुओं को शामिल किया गया, 697 वस्तुओं को शामिल किया गया। इसमें आप जानते हैं कि भैया इसकी जो टोकरी है इसके अंदर कितने बनेंगे जी, 3, प्राथमिक वस्तु, ईंधन एवं ऊर्जा और निर्मित उत्पाद, है ना। बताइए प्राथमिक वस्तु के अंदर संख्या कितनी है जी, 117। इसका भार कितना है जी, ईंधन एवं ऊर्जा के अंदर कितनी संख्या, इसका भार कितना है जी, निर्मित उत्पाद के अंदर संख्या कितना है, इसका भार कितना है जी, 423। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके, है ना, सीजीएल हो गया, बिहार दरोगा हो गया और बीपीएससी हो गया, इन सब के लिए क्या है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। आपसे देखिए, अगर बीपीएससी के लेवल पे क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा, वो बोल देगा कि WPI के अंदर आते हैं, है ना, प्राथमिक वस्तुएं जिनका भार इतना होता है। दूसरा बोल देगा कि भैया इनके अंदर ईंधन एवं ऊर्जा के अंदर इनके मदों की संख्या कितनी है, 16। फिर अगला बोल देगा कि निर्मित उत्पाद का जो भार है वो 66.23 है। तो 1 और 2 तो क्या था, सही था, तीसरा क्या था जी, गलत, है ना। तो ये बात याद रखिएगा, है ना, ऐसा करके क्वेश्चन बन जाते हैं। और कभी कभी बिहार दरोगा में देखिए तो उसको क्या बोला, सिंपल पूछ देगा कि प्राथमिक वस्तु के अंदर संख्या कितनी है ना, क्या है जी, 117, है ना, 117, है ना। चलिए ये तब हो गया। अब हम लोग जरा सा आगे समझते हैं और चीजों को बात करते हैं। अब आते हैं किसके अंदर, CPI के अंदर। किसके अंदर आता है जी, CPI के अंदर, है ना। चलिए देखो CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं जी, उपभोक्ता चलिए अब देखते हैं इसके बारे में, जरा समझते हैं, है ना। देखो बाबू, ये जो हम देखते हैं CPI, तो हमने पहले बता दिया कि हम लोग जो सिंगल वस्तु हम लोग खरीदते हैं, उपभोक्ता के रूप में हम जो रिटेलर से जाके जो सामान लेते हैं, उसके बीच में कितना महंगाई आया, है ना, कितना महंगा हुआ, इस चीजों को किसमें देखा जाता है, CPI के अंदर। किसमें देखा जाता है जी, CPI के अंदर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर देखा जाता है। हमने तुमको बताया था कि जैसे होलसेल के अंदर मद है ना, वैसे भी इसके अंदर भी क्या है, मदों की संख्या है। इसके अंदर भी क्या है जी, मदों की संख्या है ना। लेकिन इससे पहले CPI के बारे में जरा सा समझते हैं कि ये जो CPI है या WPI है, उसके लिए एक पहले मंत्रालय 1950 में आया था, 1950 में, है ना। और इस मंत्रालय का नाम था NSSO। क्या नाम था जी, NSSO, है ना, नेशनल, है ना, नेशनल स्टैटिक्स सैंपल ऑर्गेनाइजेशन। क्या जी, सैंपल, या ऑफिस बोलते हैं इसको ज्यादा अच्छा, क्या बोलते हैं जी, ऑफिस, है ना, बस सिंपल सी बात है।
नेशनल स्टैटिक सैंपल ऑफिस, है ना, बस समझे, ये एनएसएसओ का फुल फॉर्म था। कब आया था जी? 1950 में। इसका क्या काम होता था? ये जो था इसका काम होता था कि जितने भी सेवा उत्पादन हो रहा है या वस्तु का उत्पादन हो रहा है उसको उसका क्या करना है? उसको सर्वे करना होता था। क्या करना होता था जी? सर्वे। और सर्वे के रूप में उसका नोटिस करना होता था, है ना। और इसके बेस पे 1951 में एक और बनाया गया मंत्रालय जिसका नाम था CSO। क्या नाम था जी? CSO, है ना, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, है ना, बात समझे। ये 1951 में बना था। अब ये जो डाटा है ना, ये जो डाटा को संग्रह करता था, ये जो डाटा को इकट्ठा करता था, इस डाटे को भेज दिया था किसके पास? CSO के पास, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस के पास, है ना। तो इसके पास भेज दिया जाता था, है ना। अब ये क्या करता था कि उस डाटे को पढ़कर इन्फ्लेशन रेट को निकालता था, है ना। तो 1950 में कौन था जी? NSSO। और 1951 में क्या है जी? CSO, है ना, CSO। बाद में इन दोनों को मिला दिया गया 2015 में। कहाँ मिला दिया जी? 2015 में। और इसका नाम हो गया NSO। क्या हो गया जी? NSO, है ना, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस, है ना। अब यही क्या करता है? दोनों का काम यही करता है, सर्वे भी करता है, डाटा भी इकट्ठा करता है और उसका इन्फ्लेशन रेट भी निकालता है ना। तो आज भारत के अंदर जो मुद्रास्फीति को बताने का काम करता है वो कौन करता है जी? NSO। कौन करता है जी? NSO, है ना। अब हम करते हैं CPI की बात। किसकी करते हैं जी? CPI की बात। देखिए बाबू, CPI के अंदर जो निकाला जाता है उसके अंदर 6 टर्म आते हैं। कितने टर्म आते हैं जी? 6 टर्म। एक टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं CPI, एग्रीकल्चर लेबर, एग्रीकल्चरल लेबर, है ना। अब तुम ही बताओ, एग्रीकल्चरल लेबर का मतलब क्या हो गया, है ना। कृषि लेबर का मतलब क्या होता है जी? श्रमिक, है ना, किसी श्रमिक वर्ग, है ना। तो देखिएगा कि हमारा जो CPI है इसके अंदर एक आता है जिसे हम क्या बोलते हैं? CPI एग्रीकल्चर लेबर, कृषि श्रमिक, है ना। आप देखिएगा कि एक और आता है जिसे हम बोलते हैं CPI, है ना। क्या बोलते हैं जी? CPI। एक काम कीजिए, आप लोग लिखिए इसको, है ना, लिखिए तो, है ना, लिख लीजिए, है ना, लिखिए CPI। अगला लिखिए CPI रूरल लेबर्स, CPI रूरल लेबर्स, है ना, रूरल लेबर्स। एक और लिखिए CPI अर्बन लेबर्स, अर्बन लेबर्स, है ना। तो एक हो गया ग्रामीण श्रमिक, है ना। एक क्या हो गया जी? ग्रामीण श्रमिक। एक हो गया शहरी श्रमिक। एक हो गया ग्रामीण श्रमिक, एक हो गया शहरी श्रमिक, और एक हो गया कृषि श्रमिक, है ना। अब एक होता है CPI रूरल और एक होता है CPI अर्बन और एक होता है CPI कॉम्बाइंड। एक होता है CPI कॉम्बाइंड, इसको बोलते हैं संयुक्त। मतलब अर्बन भी होगा और रूरल भी होगा, अर्बन भी होगा और रूरल भी होगा। अब देखिए ये 6 चीज होते हैं। कितने चीज होते हैं? 6 चीज। तो हमने बताया CPI या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर जो हम निकालते हैं इंडेक्स, वो कैसे निकालते थे? ये 6 चीजों से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? 6 चीजों से। अब देखिए सबसे पहले है CPI एग्रीकल्चर लेबर, है ना। अब पता होना चाहिए कि भैया हमारे देश में किसान भी काम करते हैं। तो किसान 2010 में जो सामान लेते थे और आज 2025 में जो सामान लेंगे, है ना, इसके बीच में कितना का इन्फ्लेशन आया है, बात समझे। तुम भी बताओ। मान लो कि हम या फिर जो किसान थे वो पहले जो खाद उत्पादक थे या फिर जो कीटनाशक थे या बीज थे उनको बहुत सस्ता पड़ता था, 500 से 1000 में हो जाता था। आज लेकिन वो 1500 2000 हो गया। तो उसका इन्फ्लेशन रेट कुछ तो बढ़ा होगा, बहुत अच्छा खासा बढ़ गया, है ना, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो गया, है ना। अब तुम बताओ, देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं रूरल लेबरर्स की, है ना, जिसको बोलते हैं ग्रामीण श्रमिक। तो ग्रामीण श्रमिक का मतलब हो गया है भैया कि गांव के अंदर जो काम करने वाले श्रमिक लोग हैं, जो लेबर लोग हैं, वो पहले कितने में काम करते थे और अब कितने में काम कर रहे हैं, उनका इन्फ्लेशन रेट क्या बढ़ा है ना। अब देखो अर्बन लेबर, शहरी श्रमिक, मतलब वहाँ जो काम करने वाले हैं, वहाँ का जो पहले काम करते थे और आने वाले समय में जो काम कर रहे हैं, उसके बीच का क्या मुद्रास्फीति बढ़ा है, इसकी बात करेगा। एक होता है CPI रूरल्स, पूरा शहर का, पूरे शहर का हमने क्या निकाल दिया? मुद्रास्फीति। शहर का, पूरा शहर का हमने क्या निकाल दिया? मुद्रास्फीति। मतलब भैया पूरे शहर में जो खाद्य सामग्री है, जो भी सामग्री है, वस्तु है, सेवा है, उसके अंदर कितना मुद्रास्फीति हुआ, उसके अंदर कितना महंगाई बढ़ा है, पूरा का हमने निकाल दिया। तो पूरे शहर का निकल गया।
एक होता है क्या रूरल, ये रूरल हो गया गांव के स्तर पर, और अर्बन क्या हो जाएगा शहर के स्तर पर। अब एक हो गया दोनों का, मतलब गांव का भी और शहर का भी, गांव का भी और शहर का भी। यही सीपीआई के कुछ क्या है हमारे पास इंडेक्स है ना, जिसको हम मापते हैं। तो देख रहे हो कि ये 3 इंडेक्स है, जिसको बोलते हैं सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, एक को बोलते हैं सीपीआई रूरल्स लेबर, एक को बोलते हैं सीपीआई अर्बन लेबर्स। इसको आप जानते हैं, इसको जो रखा गया है ये है ना, आप देखिएगा कि एक मिनिस्ट्री है जिसको बोलते हैं लेबर मिनिस्ट्री, तो इसके अंदर जो काम करता है कौन करता है जी, लेबर मिनिस्ट्री। ये 3 के अंदर कौन काम करता है, लेबर मिनिस्ट्री। जबकि ये तीन को नापने का काम कौन करता है, ये करेगा एनएसओ। कौन करेगा जी, एनएसओ, है ना, बात समझे। तो ऊपर वाला 3 को कौन मापेगा जी, है ना, श्रम मंत्रालय, है ना। जबकि ये 3 को कौन करेगा जी, एनएसओ, है ना। एनएसओ मतलब क्या, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, है ना, जो दोनों को मिला के बनाए। किसको किसको मिला के बनाए जी, एनएसएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स सैंपल ऑफिस, और एक हुआ सीएसओ, है ना, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, है ना। इन दोनों को मिला के क्या बना 2015 में, एनएसओ। अब यही एनएसओ सीपीआई मतलब क्या, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मापेगा। और मापेगा तो कैसे मापेगा, ये 6 गो पैमाने पे। 6 पैमाना क्या जी, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई रूरल लेबर, सीपीआई अर्बन लेबर्स, है ना, सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन और सीपीआई सहित। अब तुम ही बताओ, हम चाहे तो अपना भी एगो सीपीआई बना सकते हैं ना जी। कैसे बनाएंगे, मान लो कि हम बनाते हैं सीपीआई कंपटीशन एग्जाम स्टूडेंट, है ना, सीपीआई कंपटीशन एग्जाम स्टूडेंट, है ना। ये अपना हमने बना लिया कि भैया कंपटीशन के एग्जाम देने वाले 2010 में जो तैयारी करते थे उस समय कितना में सामान खरीदते थे, आज 2025 में जो वो तैयारी कर रहे हैं वो सामान को कितना खरीद रहे हैं। मतलब उस समय कॉपी की दाम क्या थी, उस समय पेन का दाम क्या था, उस समय चावल दाल क्या आता था, है ना, उसका अलग निकाल देंगे। और अभी जो हम 2025 में कर रहे हैं, तो भैया ट्यूशन का फीस अभी क्या है, कॉपी किताब का दाम अभी क्या है, किताब का दाम अभी क्या है, पेन का दाम कितना है, ये सभी को हम क्या बोलेंगे, सीपीआई कंपटीशन एग्जाम स्टूडेंट। तो हमने एक अलग निकाल दिया। तो ये वही बात कर रहा है जी, एग्रीकल्चर लेबर कृषि श्रमिक को उस समय कितना पड़ता था और अभी कितना पड़ रहा है, शहरी ग्रामीण श्रमिक को पहले कितने में काम और अभी कितना मिल रहा है, शहरी श्रमिक को पहले कितना और अभी कितना। और हमने एक क्या निकाल दिया, पूरे शहर का मुद्रास्फीति, और हमने निकाल दिया पूरे गांव का मुद्रास्फीति। और ये क्या हो गया, दोनों का संयुक्त, है ना, दोनों का संयुक्त मतलब शहर का भी और गांव का भी, है ना। यही चीजें होती है। अब तुम देखोगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर भी कुछ मद है ना। तो आप लिख लीजिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मदों की संख्या, है ना, या उसको बोलते हैं सीपीआई की टोकरी। क्या बोलते हैं जी, सीपीआई की टोकरी। तो ज्यादा अच्छा सीपीआई की टोकरी लिख लो, सीपीआई की टोकरी, है ना, सीपीआई की टोकरी, है ना, सीपीआई की टोकरी, बात समझे। अब उसके अंदर कितने वस्तु, जैसे डब्ल्यूपीआई में कितने वस्तु थे, 3, प्राथमिक वस्तु, ईंधन एवं ऊर्जा, और तीसरा क्या था, निर्मित उत्पाद, है ना। उसी प्रकार इस सीपीआई में लिखिए, पहला लिखिए तो खाद्य एवं पेय पदार्थ, पहला लिखिए खाद्य एवं पेय पदार्थ, खाद्य एवं पेय पदार्थ, खाद्य एवं पेय पदार्थ, है ना, खाद्य एवं पेय पदार्थ। इसमें डायरेक्ट लिखिए भार, क्या लिखिए जी, भार, भार, खाद्य एवं पेय पदार्थ, इसका भार लिखिए, लिखिए 45.86, 45.86, है ना, इतना परसेंट है ना, 45.86, है ना। लिखो सब। अगला लिखिए पान तंबाकू और नशीली पदार्थ, पान तंबाकू और नशीली पदार्थ, पान तंबाकू और नशीली पदार्थ। इसमें लिखिए वस्तु का भार 2 बस ये लास्ट है ना, लिख दीजिए 2.38%, 2.38%, 2.38%। एक और लिखिए बाबू, जूते एवं चप्पल, जूते एवं चप्पल तथा कपड़ा, जूते एवं चप्पल तथा कपड़ा, जूते एवं चप्पल तथा कपड़ा, जूते एवं चप्पल तथा कपड़ा। लिखिए इसके अंदर 6.53, 6.53%, 6.53%। इसके अंदर वस्तु का भार कितना है जी, 6.53%। एक लिखिए आवास, आवास,
आवास होम, है ना, लिखिए 10.07, 10.07%, 10.07%, दो 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 और मध्य, है ना। लिखिए ईंधन एवं प्रकाश, 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 लिखिए इसके अंदर, है ना, ईंधन एवं प्रकाश 6.84%, 6.84%, 6.84%, लास्ट, है ना। लिखिए मिश्रित, क्या लिखिए जी, मिश्रित, है ना, मिश्रित, मिक्स्ड, लिखिए, है ना, एक डाटा लिख लीजिए 28.32%, 28.32%। तो देखिएगा कि हमने देखा WPI में 3 मत थे, तीनों का भार संख्या देख लिया। उसी प्रकार CPI के टोकरी में भी कितने हैं, 5, है ना, दिख रहे हैं। अगर मिश्रित को मिला देंगे तो ऐसे कितना है, 5। तो देखिए खाद्य एवं पेय पदार्थ में हम कितना खर्च कर रहे हैं, 45.66%, पान तंबाकू और नशीली पदार्थ में 2.38%, है ना। आवास में कितना है जी, 10.07%, है ना। और बताइए ईंधन एवं प्रकाश में कितना है जी, 6.84%, है ना। मिश्रित में कितना है जी, 28 पॉइंट, है ना, 32%, है ना। ये याद रखना है, बात समझे। अब कल हम लोग बात करेंगे इसके अंदर वस्तुओं की संख्या कितनी है, ये कैसे यूज किया जाता है और कैसे निकाला जाता है ना। इसमें एक मेथड को समझेंगे जिसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट मेथड, है ना, लेकिन कल समझेंगे। चलिए ठीक है, आज बार हम लोग यहीं पर रुकते हैं और एक बार फिर से जोरदार ताली हो जाए पूनम के बर्थडे के लिए। चलिए जोर से। बहुत महत्वपूर्ण इंसान आज पैदा